हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सभी उनके साथ है। मैं हिंदू दोस्तों के बीच सुरक्षित महसूस करती हूँ। हमारे बीच कभी धर्म को लेकर बातचीत नहीं हुई। कर्नाटक में जारी हिजाब पर विवाद के बीच डॉक्टर कमल हसन ने कहा कि जो कुछ भी वहां पर हो रहा है वह अशांति को उकसा रहा है। झूठ न बोलने वाले स्टूडेंट्स के बीच धार्मिक जहर की दीवार खड़ी की जा रही है। प्रगतिशील ताकतों को अधिक सावधान रहने का समय आ गया है। एमपी के स्कूलों में हिजाब पहनने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के दिए गए बयान पर बाद में बवाल मच गया। बयान पर शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश संवैधानिक है। हर देशवासी को संविधान ने अपने अपने मजहब को मानने के अधिकार दिए।
पूरे देश में चल रहे हिजाब विवाद के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिजाब को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं है और न ही कोई विवाद है। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। हिजाब पर दिए बयान के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। क्लास में समानता के लिए मैंने ड्रेस कोड की बात कही थी। प्रदेश में अभी किसी भी तरह का नया ड्रेस कोड लागू नहीं किया जाएगा। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 44 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 238 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 193 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। शमर ब्रुक्स 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 4 विकेट आए। पंजाब में चुनाव से पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए आरजीएक्स की तस्करी और बम धमाके कराने की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ ने करीब 5 किलो आरजीएक्स और डेटोनेटर सहित बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा की तारीख का ऐलान किया। ये परीक्षा 26 अप्रैल से होगी। वहीं सब्जेक्ट वाइज डेट शीट का ऐलान जल्द किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि सैंपल पेपर में दिया गया। छात्र बोर्ड की वेबसाइट से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी की बोर्ड परीक्षा में अब कोरोना संक्रमित छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे। संक्रमित और उसके लक्षण वाले छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां जारी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 40 करोड़ 34 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,94,000 के पार। पूरी दुनिया में 32 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना घर आकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 45 लाख के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,226 नए मामले दर्ज किए गए। 5 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 6,980 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33,000 के पार। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 1,219 नए मामले दर्ज किए गए। 10 मरीजों की मौत हुई। रायपुर में 164, दुर्ग में 94, राजनांदगांव में 91 मामले आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के पार। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 171 करोड़ 23 लाख के पार चला गया। 95 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को पहली और 74 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लगा। 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लगाए गए। एमपी में 11 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर में वर्चुअली माध्यम से शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि शहीद गुंडाधुर जननायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों को मात दी। अंग्रेजों के पास सशक्त सेना और हथियार होने के बावजूद भी वे आदिवासियों के जननायक शहीद गुंडाधुर को हरा नहीं सके। एट्रोसिटी एक्ट मामले में भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही झंडा विवाद मामले में 90 दिन की पैरोल भी खत्म हो चुकी है। याचिका खारिज होने के बाद अब दोनों को फिर से सरेंडर करना होगा। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार मैराथन बैठक कर रही है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कर्मचारी संगठनों को पहले ही कहा गया था कि सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव आएगा उसे मान्य किया जाएगा, लेकिन मामले पर आगामी 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। लिहाजा निर्णय से पहले न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान 12 फरवरी को बैतूल दौरे पर रहेंगे। बैतूल से सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के किसानों को बीमा राशि का वितरण करेंगे। सीएम शिवराज कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर नर्मदापुरम संभाग कमिश्नरों ने मौके का जायजा लिया। कानून व्यवस्था और चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई को लेकर सीएस अमिताभ जैन ने समीक्षा बैठक की। बैठक में आदिवासियों के प्रकरणों की वापसी और धान खरीदी की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में डीजी अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू मौजूद रहे। साथ ही बैठक में कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक वर्चुअली शामिल हुए। दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ 231 बटालियन ने गश्त के दौरान 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनके पास से विस्फोटकों को बरामद किया। गिरफ्तारी दंतेवाड़ा जिले के कामरगुड़ा के जंगलों से हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे। बीजेपी संगठन को मजबूत करने के नरसिंहपुर प्रवास पर बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया पहुंची है। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर माया ने कहा कि समाज को यदि अपराध मुक्त रखना है तो शराबबंदी आवश्यक है। मंडला जिले के नैनपुर में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस विवाद में कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुआ, जिसे लेकर कांग्रेसियों में नाराजगी है। कांग्रेसियों ने आरोपी
बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। खंडवा के खालवा विकासखंड के गुलाई गांव में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। यहाँ लव जिहाद को लेकर दो समुदाय आपस में आमने सामने आ गए। युवती के परिजनों ने एक समुदाय के युवक पर लड़की को भगा कर ले जाने का आरोप लगाया। इसी को लेकर दोनों समुदाय के बीच विवाद हुआ। खंडवा में वन कर्मियों की टीम पर अतिक्रमणकारियों द्वारा पथराव करने का मामला आया। सीताबेड़ी पहुंची वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया, जिससे एक वन कर्मी घायल हुआ। शासकीय वाहनों के शीशे भी फूट गए हैं। साथ ही निर्माणाधीन चौकी में भी तोड़फोड़ की गई है। ग्वालियर के मोती महल स्थित अभिलेखागार कार्यालय से पुराने दस्तावेजों की चोरी हो गई। जब सुबह विभाग के कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तब दस्तावेज चोरी होने का पता चला। चोरी हुए दस्तावेजों में नामांतरण, सीमांकन और अन्य लैंड रिकॉर्ड से संबंधित फाइलें थी। सभी दस्तावेज 40 से 50 साल पुराने थे। विभाग की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। खंडवा में पुलिस अधीक्षक ने आशापुर चौकी प्रभारी से 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया। इन पुलिसकर्मियों पर जोगीबेड़ा गांव के 3 लोगों पर बर्बरता पूर्वक पिटाई करने का आरोप है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर मामले की जांच के आदेश दिए। शहडोल जिला अस्पताल में एक महिला जनप्रतिनिधि अपने पोते के इलाज के लिए रो पड़ी। मामले की जानकारी लगते ही एडीएम अस्पताल पहुंची, जहां अव्यवस्था को देख एडीएम अर्पित वर्मा ने डॉक्टरों और स्टाफ को जमकर फटकार लगाई, व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बिलायती चरौदा नगर निगम बनने के बाद से अब तक निगम टैक्स की वसूली नहीं कर पा रही, जिसे लेकर अब क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया हद खोज की 173 कंपनियों से संपत्ति कर वसूली की तैयारी की जा रही है। इन कंपनियों ने निगम को अभी तक टैक्स नहीं दिया है। अब निगम द्वारा टैक्स की वसूली की जाएगी। कोरोना काल ने रायगढ़ नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था बिगाड़ दी। निगम इस साल 48% टैक्स की वसूली ही कर पाया है। खास बात यह है कि टैक्स वसूली का आंकड़ा पिछले 5 सालों में सबसे कम है। ऐसे में नगरीय प्रशासन विभाग राज्य शासन से निगम को फटकार लगाई। इतना ही नहीं, 31 मार्च तक हर हाल में टैक्स वसूली के निर्देश दिए। कवर्धा जिले में प्रधान पाठक के पद के नियुक्ति मामले में बिना काउंसलिंग को लेकर विवादों में घिरने के बाद अब प्राथमिक स्कूलों में प्रधान पाठकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन मिडिल स्कूल में नियुक्ति पर विरोध और आरोपों के बाद शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति काउंसलिंग के जरिए कर रहे हैं। जिले के 800 से ज्यादा स्कूलों में काउंसलिंग के जरिए नियुक्ति जारी है। धमतरी में राज्य मानस संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मानस संघ ने जिले में मानस गान कार्यक्रम आयोजन की अनुमति और धारा 144 को शिथिल करने की मांग की है। राज्य मानस संघ की इस मांग पर जिला प्रशासन ने कोविड नियमों के तहत अनुमति देने की बात कही है। इंदौर पुलिस लगातार मजनू अभियान चला रही है, जिसके जरिए आज महिला पुलिस बल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रीजनल पार्क पहुंचा, जहां प्रेमी जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिन्हें समझाइश देकर रवाना किया गया। साथ ही नाबालिग छात्राएं मिलने पर परिजनों को भी इसकी जानकारी दी गई। कटनी जिले में अवैध नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। गांव-गांव में शराब की अवैध बिक्री हो रही है, जिसकी गिरफ्त में मासूम बच्चे भी आ रहे हैं। ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो बड़वारा विकासखंड के विलायत कला क्षेत्र का है। वीडियो में हम उम्र के 3 बच्चे नशे में मदहोश नजर आए। राजधानी पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में कांकेर के एक युवक हनी असरानी को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया के ग्रुप में वायरल किया था, जिसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। ग्वालियर जिले के पिपरौली और भिंड जिले के गोहद में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की, जहां पंचायत सचिव रोशन सिंह गुर्जर के घर कार्रवाई के दौरान ही 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। वहीं इंदिरा नगर में आरोपी के मकान पर कार्रवाई जारी है। बिलासपुर में सफेद चंदन की लकड़ी की तस्करी का मामला आया। पुलिस ने 5 लाख कीमत का 100 किलो सफेद चंदन लकड़ी जब्त किया। हालांकि तस्करों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रही है। बिलासपुर में खनिज विभाग और पुलिस ने अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने रेत का अवैध परिवहन करते 11 ट्रैक्टर को जब्त किया। इस कार्रवाई के साथ ही अवैध उत्खनन और परिवहन पर मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त मॉनिटरिंग टीम का भी गठन किया गया। बिलासपुर पुलिस के स्पेशल नार्कोटिक सेल ने ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 21 ग्राम ड्रग्स जब्त किया गया। दोनों यूपी के बनारस से ब्राउन शुगर लाकर बिलासपुर में बिक्री करते थे। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस इनके लोकल नेटवर्क को भी खंगाल रही है। राजनांदगांव के बाबूटोला में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की थी।
पथलगांव में पिता की हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर आरोपी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात को सामान्य मौत बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। मुरैना में जगन गुर्जर और गुड्डा गुर्जर जैसे डकैतों के लगातार भीड़ों में मूवमेंट देखे जा रहे हैं, जिस पर राजस्थान पुलिस भी जंगलों में सर्चिंग कर रही थी। अब एसपी आशुतोष बागरी ने 17 बटालियन भिंड फोर्स बुलाई है। क्यूआरएफ के यहाँ जवान चंबल क्षेत्र के थाना क्षेत्रों में जंगलों की सर्चिंग में जुटे हुए हैं। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ से रिटायर्ड फूड ऑफिसर के साथ धोखाधड़ी हुई है। आरोपियों ने फूड ऑफिसर को प्लॉट बेचने के बाद उसी प्लॉट को किसी दूसरे व्यक्ति को भी बेच दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने प्लॉट का सौदा 1.25 लाख रुपए में किया था। रिटायर्ड फूड ऑफिसर ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। खंडवा जिले के मोगढ़ थाना क्षेत्र में महिला से ब्लैकमेलिंग का मामला आया। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का अश्लील फोटो भेजकर पीड़िता से 25,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दतिया के भांडेर में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में गोलीबारी हुई। गोलीबारी में एक महिला की मौके पर मौत हुई, वहीं दूसरी महिला के पैर में गोली लगी है। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में ग्वालियर रेफर कर दिया गया। घटना दतिया जिले के बांगुरदन गांव की है। पन्ना के अजोगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला आया, जहां दो पक्षों में आपसी विवाद पर बदमाशों ने बस स्टैंड पर फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े फायरिंग से बस स्टैंड में चारों तरफ भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस ने अब आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी कर दी है। मुरैना जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है। शहर के एमएस रोड पर संचालित एक कैफे में 3 बदमाशों ने रंगदारी दिखाते हुए पहले एक युवक और कैफे संचालक के साथ मारपीट की। इसके बाद कट्टों से 2 फायर किए और भाग निकले। शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों पर 5,000 का इनाम घोषित किया। तलाश जारी। बालोद पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 लाख से भी ज्यादा के जेवरात बरामद किए। ये चोर बालोद सहित दुर्ग, धमतरी और बेमेतरा जिले में चोरी करते हैं। चोर सोने मकान और ज्वेलर्स दुकानों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। धमतरी जिले के सकरा गांव में घर में अचानक आग लग गई। सागजोनी में शादी के लिए खरीदे गए कपड़े से करीब 2.5 लाख का सामान जल गया। साथ ही घर को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि कुछ देर के बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बिलासपुर में खुद पर आग लगाकर थाने में घुसने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। रायपुर के मेकाहारा में गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी था। एसएसपी ने बताया कि पहले भी युवक आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। वहीं एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाया। विदिशा के आज्ञाराम कॉलोनी में एक युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतक की बहन ने 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगवाया। मृतक की बहन का आरोप है कि पुराने विवाद को लेकर उसने भाई को जान से मारने की धमकी मिली थी। मृतक वकालत की ट्रेनिंग ले रहा था। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। लोरमी से लगे कोटा इलाके में जंगल में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कोरी डैम के पास पुराना सिंचाई विभाग के ऑफिस की कुछ दूरी पर यह लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लाश 4 से 5 दिन पुरानी है। पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए भेजा है। बैतूल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खेड़ी सावलीगढ़ के करंजी नाले के पास हादसा हुआ। बिलाईगढ़ के भटगांव सरसीवा रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौके पर मौत हुई। बताया जा रहा है कि मृतक दोनों भाई बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रहे थे। रास्ते में यह हादसा हुआ। आरूपपुर में देर रात कोयले से भरी मालगाड़ी डिरेल हो गई। कोटमा रेलवे स्टेशन पर यह पूरा हादसा हुआ। हादसे में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। 200 मीटर तक ट्रेन के डिब्बे घिसटते चले गए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की मुख्य लाइन भी टूटी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात बारिश हुई। वहीं राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में भी सुबह जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कई इलाकों में बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई। यूपी में 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें 73 महिला उम्मीदवार हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 10,853 मतदान केंद्र और 26,027 मतदेय स्थल बनाए गए। यूपी में पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने जनता से कोविड नियमों का पालन करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
सीएम योगी ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज लोकतंत्र के महायज्ञ का पहला चरण है। आपके अमूल्य वोट की आहुति के बगैर यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। आपका एक वोट अपराध मुक्त, भय मुक्त प्रदेश के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए पहले मतदान, फिर जलपान, तब अन्य कोई काम। यूपी में मतदान पर पर्यवेक्षण के लिए हर जिले के कम से कम 50% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तर पर किया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में सैनिक बलों की भी तैनाती कर दी गई है। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एएनआई को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने 5 राज्यों में चुनावी जीत का दावा किया। पीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार कर ही जीतने लगी है। मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं, ये भाजपा की प्रति लहर है। भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब परिवार ही सर्वोपरि होता है, परिवार को बचाओ, पार्टी बचे न बचे, देश बचे न बचे। कांग्रेस की कार्यशैली और विचारधारा का तो आधार ही भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड और परिवारवाद के अलावा राहुल गांधी के सवालों पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो सुनता ही नहीं उससे मैं कैसे जवाब दूं। राहुल गांधी बात बात पर संसद छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग से पहले बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ एक फोटो ट्वीट की। सीएम योगी ने फोटो के साथ लिखा है, विजय सुनिश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने शायरी के जरिए राष्ट्र धर्म को परिभाषित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत सफल सीएम हैं। कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने पहली बार यूपी का गुंडा राज समाप्त किया। प्रदेश में विकास भी हो रहा है। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर हुआ। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ अपील जारी की है। मुरादाबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत ने कहा कि फसल और नस्ल बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों का शोषण किया है। इस चुनाव में उन्हें दंड जरूर मिलना चाहिए। केदारनाथ में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार के बजट में 60 लाख नौकरियां 1 साल में दी जाएंगी। 1 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोदी ने 2014 से लेकर अभी तक बॉर्डर पर 14,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, जो ऑल वेदर सड़क है। कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद के मद्देनजर बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी 2 हफ्ते तक रहेगी। हाईकोर्ट में इस विवाद पर लगातार दूसरे दिन कोई फैसला नहीं हो सका। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ आज सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने बुधवार रात को इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की, जिसमें उनके अलावा न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति के जे महोदय शामिल हैं। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बीच वायरल फोटो के बाद चर्चा में मुस्कान का एक और बयान सामने आया। मुस्कान ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके हिंदू दोस्त भी। मैं हिंदू दोस्तों के बीच सुरक्षित महसूस करती हूँ। हमारे बीच कभी धर्म को लेकर बात नहीं हुई। कर्नाटक में जारी हिजाब पर के बीच एक्टर कमल हासन ने भी कहा कि जो कुछ भी वहां हो रहा है वो अशांति को उकसा रहा है। झूठ न बोलने वाले स्टूडेंट्स के बीच धार्मिक जहर की दीवार खड़ी की जा रही है। प्रगतिशील ताकतों को अधिक सावधान रहने का समय आ गया है। एमपी के स्कूलों में हिजाब पहनने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के दिए गए बयान के बाद बवाल मच गया है। बयान पर शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने पलटवार किया। कहा कि हमारे देश संवैधानिक है। हर देशवासी को संविधान ने अपने मजहब को अपनाने के अधिकार दिए हैं। ऐसे बयान देकर मुल्क की फिजा खराब नहीं करना चाहिए। पूरे देश में चल रहे हिजाब विवाद के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। कहा कि हिजाब को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं है और न ही कोई विवाद। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। हिजाब पर दिए बयान के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। क्लास में समानता के लिए मैंने ड्रेस कोड की बात कही थी। प्रदेश में अभी किसी भी तरह का नया ड्रेस कोड लागू नहीं किया जाएगा। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को दूसरे वनडे मैच में 44 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। मैच में वेस्ट इंडीज के सामने 238 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 193 रन ही बना सकी। मुकाबला हार गई। शमन ब्रुक्स 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 4 विकेट आए।
पंजाब में चुनाव से पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए आरकेडीएक्स की तस्करी और बम धमाके कराने की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ ने करीब 5 किलो आरजीएक्स और डेटोनेटर सहित बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा की तारीख का ऐलान किया। ये परीक्षा 26 अप्रैल से होगी। वहीं सब्जेक्ट वाइज डेट शीट का ऐलान जल्द किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न ठीक वैसा ही होगा जैसा कि सैंपल पेपर में दिया गया। छात्र बोर्ड की वेबसाइट से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी की बोर्ड परीक्षा में अब कोरोना संक्रमित छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे। संक्रमित और इसके लक्षण वाले छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू की जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। बढ़ेंगे आगे कोरोना के आंकड़ों से फटाफट आपको अपडेट करवाते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 40 करोड़ 34 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,94,000 के पार। पूरी दुनिया में 32 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,226 नए मामले, 5 मरीज की मौत, 6,980 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 के पार। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,219 नए मामले, 10 मरीजों की मौत। रायपुर से 164, दुर्ग में 94, राजनांदगांव में 91 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के पार। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 171 करोड़ 23 लाख के पार। 95 करोड़ 48 लाख से ज्यादा को पहला डोज, 74 करोड़ 22 लाख से ज्यादा को दूसरा डोज, 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज। एमपी में 11 करोड़ 15 लाख से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा टीनेजर्स को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए लिखा, युवा भारत का ऐतिहासिक कदम, 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ से ज्यादा किशोरों का फुल वैक्सीनेशन। केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 5 करोड़ से भी ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। बता दें कि भारत में 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज सीएम शिवराज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कल भी सीएम उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर में वर्चुअल माध्यम से शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि शहीद गुंडाधुर जननायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों को मात दी। अंग्रेजों के पास सशक्त सेना और हथियार होने के बावजूद भी वे आदिवासियों के जननायक शहीद गुंडाधुर को हरा नहीं सके। एट्रोसिटी एक्ट मामले में भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही जटा विवाद मामले में 90 दिन की पैरोल भी खत्म हो चुकी है। याचिका खारिज होने के बाद अब दोनों को फिर से सरेंडर करना होगा। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार मैराथन बैठक कर रही है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कर्मचारी संगठनों को पहले ही कहा गया था कि सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव आएगा उसे मान्य किया जाएगा, लेकिन मसले पर आगामी 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। लिहाजा निर्णय से पहले न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान 12 फरवरी को बैतूल दौरे पर रहेंगे। बैतूल से सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के किसानों को बीमा राशि का वितरण करेंगे। सीएम शिवराज कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही है। हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर, आईजी और बैतूल डीआईजी ने तैयारियों का जायजा लिया। कानून व्यवस्था और चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई को लेकर सीएस अमिताभ जैन ने समीक्षा बैठक की। बैठक में आदिवासियों के प्रकरणों की वापसी और धान खरीदी की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में डीजी अशोक जुनोजा, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू मौजूद रहे। साथ ही बैठक में कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक वर्चुअली शामिल हुए। दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ 231 बटालियन ने गश्त के दौरान 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनके पास से विस्फोटकों को बरामद किया। गिरफ्तारी दंतेवाड़ा जिले के कामरगुड़ा के जंगल से हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। बीजेपी संगठन को मजबूत करें नरसिंहपुर प्रवास पर बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया पहुंचे। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर माया ने कहा कि समाज को यदि अपराध मुक्त रखना है तो शराबबंदी होना आवश्यक।
मंडला जिले के नैनपुर में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस विवाद में एक कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुआ, जिसे लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है। कांग्रेसियों ने आरोपी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। खंडवा के खालवा विकासखंड के गुलाई गांव में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। यहां लव जिहाद को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। युवती के परिजनों ने एक समुदाय के युवक पर लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया। इसी को लेकर विवाद हुआ। खंडवा में वन कर्मियों की टीम पर अतिक्रमणकारियों द्वारा पथराव करने का मामला आया। सीताबेड़ी पहुंची वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया। एक वन कर्मी घायल हुआ। सरकारी वाहनों के शीशे भी टूटे। साथ ही निर्माणाधीन चौकी में तोड़फोड़ की गई। यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें 73 महिला उम्मीदवार हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 10,853 मतदान केंद्र और 26,027 मतदेय स्थल बनाए गए। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए पीएम मोदी आज सहारनपुर में रैली करेंगे। सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है। रैली में जिले की सभी 7 विधानसभाओं के उम्मीदवार भी उपस्थित रहेंगे। स्थानीय स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों से मोदी को सुनने के लिए लोग आएंगे। रैली को सीएम योगी भी संबोधित करने वाले हैं। कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद के मद्देनजर बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजों को 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी 2 हफ्ते तक रहेगी। हाईकोर्ट में इस विवाद पर लगातार दूसरे दिन कोई फैसला नहीं हो सका। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 67,084 नए मामले आए। इस दौरान 1,67,000 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 1,241 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 7 लाख के पार चली गई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 171 करोड़ 23 लाख के पार चला गया। 95 करोड़ 48 लाख से ज्यादा को पहली डोज, 74 करोड़ 22 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज लगी। वहीं 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लगाई गई है। एमपी में 11 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा टीनेजर्स को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि युवा भारत का ऐतिहासिक कदम। 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ से ज्यादा किशोरों का फुल वैक्सीनेशन किया जा चुका है। यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें 73 महिला उम्मीदवार हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 10,853 मतदान केंद्र और 26,027 मतदान स्थल बनाए गए। यूपी में मतदान पर पर्यवेक्षण के लिए हर जिले के कम से कम 50% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तर पर किया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। यूपी में पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने जनता से कोविड नियमों का पालन करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सीएम योगी ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज लोकतंत्र के महायज्ञ का पहला चरण है। आपके अमूल्य वोट की आहुति के बगैर ये अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। आपका एक वोट अपराध मुक्त, भय मुक्त प्रदेश के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए पहले मतदान, फिर जलपान, तब अन्य कोई काम। वोटिंग के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बिना भेदभाव के प्रदेश का चहुमुखी विकास कर हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। बीते 5 सालों में विकास की यात्रा गांव-गांव तक पहुंची। संभल के चंदौसी क्षेत्र की सड़कें इस बात का प्रमाण है। जो कहा सो करके दिखाया। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एएनआई को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने 5 राज्यों में चुनावी जीत का दावा किया। साथ ही लखीमपुर खीरी कांड और परिवारवाद के अलावा राहुल गांधी के सवालों पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो सुनता ही नहीं उसे मैं कैसे जवाब दूं। राहुल गांधी बात-बात पर संसद छोड़ देते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने ये दौरा 17 फरवरी तक चलने वाला है। इस दौरान वे उत्तर बंगाल और बर्धमान में संघ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि 1 हफ्ते के अंतराल में भागवत दूसरी
बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद के मद्देनजर बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगाई है। ये पाबंदी 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। हाईकोर्ट में इस विवाद पर लगातार दूसरे दिन कोई फैसला नहीं हो सका। कर्नाटक के हिजाब विवाद के कारण राज्य में तनाव बरकरार है। इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ी पीठ के पास भेजा, जिस पर आज सुनवाई होगी। अदालत का फैसला आने से पहले राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का कोई फैसला नहीं लेगी। चेन्नई के बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने तमिलनाडु बीजेपी कार्यालय पर देर रात करीब 1 बजे पेट्रोल बम फेंका। इसको लेकर बीजेपी के कराटे त्यागराजन ने कहा कि उनके कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया। इसी तरह की घटना 15 साल पहले हुई थी, जिसमें डीएमके का हाथ था। साल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के नतीजों का ऐलान हुआ। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। लगातार 10वीं बार आरबीआई ने पॉलिसी दरों में बदलाव नहीं किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार रहेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.25% रहेगी। पॉलिसी का रुख अकोमोडेटिव रखा गया है। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों ने फैसला लिया। इससे पहले रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को ब्याज दरों में बदलाव किया था। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इकोनॉमी में सुधार की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने FY23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.8% से घटकर 7% किया है। FY23 की दूसरी छमाही से महंगाई में कमी आएगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में महंगाई की दर 5.3% रहने का अनुमान है, जबकि चौथी तिमाही में 4.5%, वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 4.9% और वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 5%, तो वहीं तीसरी तिमाही में 4% और चौथी तिमाही में महंगाई की दर 4.2% रहने का अनुमान। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंकों को प्रशासन और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए। सिस्टम में लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं है। बैंकों की बैलेंस शीट में मजबूती बरकरार है। गवर्नर ने एनपीसीआई द्वारा विकसित एक प्रीपेड ई वाउचर ई-रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया। शेयर बाजार में आज भारी तेजी है। सेंसेक्स 58,859 पर कारोबार कर रहा है। आज सेंसेक्स 345 अंकों पर 58,900 पर खुला था, तो वहीं निफ्टी के 50 में से 30 शेयर्स बढ़त और 19 गिरावट में है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 44 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त ले ली है। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 238 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज 193 रन ही बना सकी। शमल ब्रूक्स 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, तो वही भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव ने 64 रन की शानदार पारी खेली। ये वनडे करियर में उनका दूसरा हाफ सेंचुरी का स्कोर रहा। सूर्य कुमार अपने पहले 6 वनडे मैचों की सभी पारियों में 30+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। वनडे डेब्यू के बाद यादव ने पहली 6 पारियों में हर बार कम से कम 30 रन जरूर बनाए। उससे पहले दुनिया के किसी भी बल्लेबाज ने ऐसा नहीं किया था। विराट कोहली का भारतीय धरती पर ये 100वां वनडे मैच रहा। ये उपलब्धि हासिल करने वाले कोहली 5वें भारतीय खिलाड़ी बने। कोहली के वनडे फॉर्मेट में ये 250वीं पारी रही। भारत के लिए 250 वनडे पारियों में बैटिंग करने वाले कोहली 7वें खिलाड़ी बने। इससे पहले सचिन, धोनी, युवराज जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। दूसरे वनडे में ऋषभ पंत 34 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। मैच में पारी का पहला रन बनाने के साथ ऋषभ पंत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे किए। 2018 में भारत के लिए पहला मैच खेलने वाले ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के अहम खिलाड़ियों में से एक है। मैच में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेट चटकाए। सबसे कम रन देकर 4 विकेट लेकर कृष्णा तीसरे भारतीय गेंदबाज बने। उससे पहले स्टुअर्ट बिन्नी बना बांग्लादेश 2014 और भुवनेश्वर कुमार बना श्रीलंका 2013 के नाम आते हैं। रोहित शर्मा ने बतौर वनडे कप्तान लगातार तीसरा मैच जीता। वेस्टइंडीज के खिलाफ बतौर वनडे कप्तान रोहित की ये लगातार 5वीं जीत रही। बता दें कि टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा मुकाबला 11 फरवरी को खेला जाएगा।
आईपीएल 2022 की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में मेगा ऑक्शन भी होने वाला है। इस बार 590 प्लेयर्स पर बोली लगने वाली है, जिसमें 355 अनकैप्ड प्लेयर्स और 228 कैप्ड प्लेयर्स शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं 7 एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी ऑक्शन का हिस्सा होंगे। टीम इंडिया के एक सेलेक्टर ने अपना पद छोड़ दिया है। वो चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति का हिस्सा थे। चयन समिति में हर जोन से एक सेलेक्टर होता है। भारत की मेन सीनियर क्रिकेट टीम को चुनने वाली पंचों की इसी टोली में से एक वेस्ट जोन के सेलेक्टर एबे कुरुविला ने अपना पद छोड़ दिया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 40 करोड़ 34 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,94,000 के पार। पूरी दुनिया में 32 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ के पार। कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 67,084 नए मामले देश में आए। इस दौरान 1,67,000 मरीज ठीक हुए। 1,241 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 7 लाख के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,226 नए मामले आए। 5 मरीजों की मौत हुई। 6,980 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 के पार। राजधानी भोपाल में 24 घंटे में कोरोना के 531 नए मामले दर्ज किए गए। 22 दिन के एक बच्चे की कोरोना से मौत हुई। हफ्ते भर में बच्चों की मौत का यह दूसरा मामला है। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 6,082। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,219 नए मामले आए। 10 मरीजों की मौत हुई। रायपुर में 164, दुर्ग में 94, राजनांदगांव में 91 नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के पार। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 171 करोड़ 23 लाख के पार चला गया। 95 करोड़ 48 लाख से ज्यादा को पहली डोज, 74 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगी। 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लगी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 15 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा टीनेजर्स को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि युवा भारत का ऐतिहासिक कदम। 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ से ज्यादा किशोरों का फुल वैक्सीनेशन हो चुका है। केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 5 करोड़ से भी ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। भारत में 15 से 18 साल आयु वर्ग के किशोरों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू हुआ था। मुंबई की ग्लेनमार्क कंपनी ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नेजल स्प्रे लॉन्च की है। इसे कनाडा की दवा कंपनी की मदद से तैयार किया गया। दावा है कि इस दवा से 24 घंटे में वायरल लोड में 94% और 48 घंटे में 99% कमी आई। दवा 2 मिनट में वायरस को खत्म कर देती है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज सीएम शिवराज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कल भी सीएम उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान 12 फरवरी को बैतूल दौरे पर रहेंगे। बैतूल से सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के किसानों को बीमा राशि का वितरण करने वाले हैं। सीएम शिवराज के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी हैं। हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर, आईजी और बैतूल डीआईजी ने तैयारियों का जायजा लिया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कल अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे। मोहन मरकाम कल यहाँ संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को खरीफ सीजन 2020 और रबी सीजन 2021 का बीमा एक साथ मिलेगा। 12 फरवरी को बैतूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भोपाल में 1 अप्रैल से बिजली का बिल पेपरलेस होगा। राजधानी के करीब 5.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बिल की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। मोबाइल पर एसएमएस के जरिए बिल भेजा जाएगा। ऑनलाइन मोड से बिजली पेमेंट करने पर 20 रुपए की छूट मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत व्यवस्था शुरू की जा रही है। भोपाल में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 16 मार्च तो वहीं 11वीं की परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होंगी। 9वीं की परीक्षाएं 12 अप्रैल तक चलेंगी तो वहीं 11वीं की परीक्षाएं 13 अप्रैल तक। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक पेपर का समय रहेगा।
साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। खंडवा में पुलिस अधीक्षक ने आशापुर चौकी प्रभारी सहित 2 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। इन पुलिस कर्मियों पर जोगीबेड़ा गांव के 3 लोगों पर बर्बरता पूर्वक पिटाई करने का आरोप है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच किया। मामले की जांच जारी है। भिलाई 3 चरौदा नगर निगम बनने के बाद से अब तक निगम टैक्स की वसूली नहीं कर पा रही है, जिसे लेकर अब क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया हदकोट की 173 कंपनियों से संपत्ति कर वसूली की तैयारी की जा रही है। इन कंपनियों ने निगम को अभी तक टैक्स नहीं दिया। अब निगम के द्वारा टैक्स की वसूली की जाएगी। कोरोना काल ने रायगढ़ नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था बिगाड़ दी है। निगम इस साल 48% टैक्स की वसूली ही कर पाया है। खास बात यह है कि टैक्स वसूली का आंकड़ा पिछले 5 सालों में सबसे कम है। ऐसे में नगरीय प्रशासन विभाग राज्य शासन ने निगम को फटकार लगाई। इतना ही नहीं, 31 मार्च तक हर हाल में टैक्स वसूली के निर्देश भी दिए गए। कवर्धा जिले में प्रधान पाठक के पद की नियुक्ति मामले में बिना काउंसलिंग को लेकर विवादों में घिरने के बाद अब प्राथमिक स्कूलों में प्रधान पाठकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन मिडिल स्कूल में नियुक्ति पर विरोध और आरोपों के बाद शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति काउंसलिंग के जरिए कर रहा है। जिले के 800 से ज्यादा स्कूलों में काउंसलिंग के जरिए नियुक्ति की जा रही है। कटनी जिले में अवैध नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। गांव-गांव में शराब की अवैध बिक्री की जा रही है, जिसके गिरफ्त में मासूम बच्चे भी आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो बड़वारा विकास खंड के विलायत कला क्षेत्र का बताया गया। वीडियो में हम उम्र के 3 बच्चे नशे में मदहोश नजर आए। बिलासपुर के 19 बंधक मजदूरों का महाराष्ट्र से रेस्क्यू किया गया है। ये मजदूर नागपुर के ईट भट्टे में बंधक बनाए गए थे। सभी मजदूर बिलासपुर जिले के मस्तूरी के बिनैका गांव के निवासी हैं, जिन्हें रोजगार का लालच देकर ले जाया गया था। कलेक्टर की पहल पर सभी मजदूरों को छुड़वाया गया। कोंडागांव के पुंगारपाल थाना क्षेत्र में 5 किलो का आईडी बरामद किया गया। पुंगारपाल से 1 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते में यह आईडी मिला, जिसे पुलिस की बीडीएस टीम ने डिफ्यूज किया। साथ ही इलाके में सर्चिंग जारी है। दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ 231 बटालियन गश्त के दौरान 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनके पास से विस्फोटकों को बरामद किया। गिरफ्तारी दंतेवाड़ा जिले के कामरगुड़ा के जंगलों में हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। राजधानी पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में कांकेर के युवक हनी अमरानी को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया के ग्रुप में वायरल किया था, जिसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। ग्वालियर जिले के पिपरौली और भिंड जिले के गोहद में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पंचायत सचिव रोशन सिंह गुर्जर के घर पर कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। वहीं इंदिरा नगर में आरोपी के मकान पर कार्रवाई जारी है। बिलासपुर में सफेद चंदन की लकड़ी की तस्करी का मामला आया। पुलिस ने 5 लाख कीमत का 100 किलो सफेद चंदन लकड़ी जब्त की है। हालांकि तस्करों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रही। बिलासपुर में खनिज विभाग और पुलिस ने अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने रेत का अवैध परिवहन करते 11 ट्रैक्टर को जब्त किया। इस कार्रवाई के साथ ही अवैध उत्खनन और परिवहन पर मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त मॉनिटरिंग टीम का भी गठन किया गया। अंबिकापुर में कोयले के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई है। यहाँ से 60 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। खनिज और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। सपना सुखरी इलाके से कोयला निकाला जा रहा था। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल नारकोटिक सेल ने ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 21 ग्राम ड्रग्स जब्त किया गया है। दोनों यूपी के बनारस से ब्राउन शुगर लाकर बिलासपुर में बिक्री किया करते थे। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस इनके लोकल नेटवर्क को भी खंगाल रही है। राजनांदगांव के बाबूटोला में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की थी। पथलगांव में पिता की हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर आरोपी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात को सामान्य मौत बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो इस बात का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुरैना में जगन गुर्जर और गुड्डा गुर्जर जैसे डकैतों की लगातार भीड़ों में मूवमेंट देखा जा रहा है, जिस पर राजस्थान पुलिस भी जंगलों में सर्चिंग कर रही थी। अब एसपी आशुतोष बागरी ने 17 बटालियन भिंड फोर्स को बुलाया है। क्यूआरएफ के यहाँ जवान चंबल क्षेत्र के थाना क्षेत्रों में जंगलों की सर्चिंग में जुटे हैं।
रायपुर के देवेंद्र नगर थाने में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का मामला आया। पीड़ित बेरोजगारों ने युवा कांग्रेस से निष्कासित नेता हुसैन रिजवी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लोगों से लगभग 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, जिस पर मामला दर्ज होने के बाद जाँच शुरू कर दी गई है। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ से रिटायर्ड फूड ऑफिसर के साथ धोखाधड़ी हुई। आरोपियों ने फूड ऑफिसर को प्लॉट बेचने के बाद उसी प्लॉट को किसी दूसरे व्यक्ति को भी बेच दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने प्लॉट का सौदा 1.25 लाख रुपए में किया था। रिटायर्ड फूड ऑफिसर ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। खंडवा जिले के मेघोर थाना क्षेत्र में महिला से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का अश्लील फोटो भेजकर पीड़िता से 25,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दतिया के भांडेर में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में गोलीबारी देखी गई। गोलीबारी में एक महिला की मौके पर मौत हुई, दूसरी महिला के पैर में चोट लगी है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया। घटना दतिया जिले के बांगुरदन गांव की। पन्ना के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला आया, जहां 2 पक्षों में आपसी विवाद पर बदमाशों ने बस स्टैंड पर फायरिंग की। दिन दहाड़े फायरिंग से बस स्टैंड से चारों तरफ भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस अब आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी कर तलाश कर रही है। मुरैना जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है। शहर के MS रोड पर संचालित एक कैफे में 3 बदमाशों ने रंगदारी दिखाते हुए पहले एक युवक और कैफे संचालक के साथ मारपीट की। इसके बाद कट्टों से 2 फायर किए और भाग निकले। शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया। तलाश जारी। शिवपुरी में देहात पुलिस ने चोर गिरोह के 30 सदस्यों को पकड़ा है। साथ ही उनके पास एक 40 बाइक बरामद की गई। गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक ने चोर गिरोह को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया। बालोद पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास 13 लाख से भी ज्यादा के जेवरात बरामद किए। ये चोर बालोद सहित दुर्ग, धमतरी और बेमेतरा जिले में चोरी करते थे। चोर सोने, मकान और ज्वेलर्स दुकानों पर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। बैतूल में गंज मंडी के 4 कपड़ा दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। व्यापारियों के मुताबिक आग से उनके लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। गंज मंडी में वसीम खान, आयुष राठौर, संजय पवार और हर्ष पवार के दुकानों में आग लगी थी, जिसकी सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। धमतरी जिले के संकरा गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में शादी के लिए खरीदे गए कपड़े सहित करीब 2.5 लाख का सामान जलकर खाक हुआ। साथ ही घर को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि कुछ देर के बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बिलासपुर में खुद आग लगाकर थाने में घुसने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। रायपुर के मेकाहारा में गंभीर हालत में युवक का इलाज चल रहा था। SSP ने बताया कि पहले भी युवक आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। वहीं SSP ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया।